प्रिय छात्रगण, हम आ गए हैं कृतिका पाठ 3 में साना साना हाथ जोड़ी। प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया। शीर्षक देख लेते हैं। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है, अभिप्राय क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़ना। और ये प्रार्थना के वशीभूत होकर व्यक्ति जब प्रार्थना करने का मन करता है और उसके हाथ जो जोड़ लेता है भगवान से, तो वैसा ही यहाँ पर इसी जो यात्रा विवरण दिया गया है, इसी यात्रा विवरण के अंतर्गत जो लाइन आई है लेखिका के द्वारा, मधु कांकरिया के द्वारा, कि साना साना हाथ जोड़ी, उसका मन जो है छोटे छोटे हाथ जोड़ने को करता है, क्योंकि प्रकृति के बहुत बड़े स्वरूप के सामने वो भाव विभोर हो जाती है और प्रकृति के सामने उसका हाथ जोड़ने का मन करता है। तो इसलिए वहां पर ये हिमरो तीसरी माला, ये वहां पर जो है पहाड़ी भाषा में उन्होंने ये शब्द कहा है, साना साना हाथ जोड़ी। वैसे साना का अर्थ सनई सनई भी कह सकते हैं, धीरे धीरे उसका हाथ जोड़ने का मन करता है, लेकिन यह हाथ छोटे छोटे हाथ जोड़ने के लिए ही इसका अर्थ लिया गया है। तो वहां की बांग्ला भाषा के रूप में ये प्रयोग किया गया है। ये यात्रा विवरण है और गंगटोक शहर जो सिक्किम में है, गंगटोक, जहाँ के हमें पता है कि केटू कंचनजंगा की प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध दूसरी चोटी, ऊंची चोटी है, उसी की यात्रा विवरण को यहाँ पर ये लेखिका ने दिया है, और कि किस प्रकार यात्रा करते वक्त वहां पर वो गई हैं और उन्होंने प्रकृति के स्वरूप को देखा है, और उसी स्वरूप को देखकर जो है उन्होंने इस यात्रा विवरण को लिखा है। तो किस प्रकार वो यात्रा रही, कैसी यात्रा रही, और बीच में क्या क्या आया, कैसे वहाँ के पर्वतीय स्थल थे, या वहाँ के मेहनती लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि किस प्रकार लोग वहाँ पर मेहनत से जीवन व्यतीत करते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है उनको एक एक जीवन, ये प्रत्येक दिन को बिताने के लिए, वहाँ सड़कें बनाने के लिए किस प्रकार लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो ये सारा का सारा विवरण दिया गया है। हमें पता है सिक्किम में क्या है, चाय प्रसिद्ध है उस क्षेत्र की, तो वहाँ पर चाय के बागान हैं। और वहाँ के पहनावे की बात करें तो लोग हैट टोप न उसके किस्तीनुमा हैट पहनते हैं, बड़े बड़े हैट टोप पहनते हैं। और महिलाएं जो है ज्यादातर गुलाबी चटक रंग के वस्त्र जो है वो पहनती हैं। वहाँ के लोगों का काया की बात करें, शरीर सौंदर्य अच्छा होता है। तो ये आते हैं, ये यदि बात करें सिक्किम की बात करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर प्रारंभिक परिचय दिया। हम आ जाते हैं पाठ में, क्या क्या बताया है यहाँ पर मधु कांकरिया ने। तो उन्होंने यात्रा विवरण लिखा है, तो यात्रा में क्या क्या उन्होंने देखा वो सब यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले गंगटोक शहर की बात है, गंगटोक जिसको कहते हैं, तो वो कैसा लग रहा है, वो उसका सौंदर्य जो है यहाँ पर दिया गया है। लेखिका ने कहा कि हैरान होकर देखा कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। ये शाम के रात्रि के समय का विवरण जो है गंगटोक शहर का दिया है लेखिका ने, कि किस प्रकार जो है पहाड़ों से देखने पर गंगटोक शहर नजर आ रहा था। तो क्योंकि जो लाइटें हैं, जो झालर हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र में हम ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे सितारों की तरह बिखरी नजर आती हैं, वही रोशनियां एक सितारों की तरह यहाँ पर दिखाई गई हैं। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। इसका अभिप्राय यही है कि पहाड़ से देखने पर नीचे जो लाइटें हैं वो ऐसे नजर आती हैं जैसे सारे तारे नीचे आ गए हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे, ढलान लेती का मतलब तराई पर नीचे उतरती जो तराई है पहाड़ से नीचे, तलहटी की बात की गई है। तो उसमें सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। यानी रोशनियों की झालर का मतलब रोशनियों की पंक्तियों सी, लाइन से, जो हम दिवाली पे या किसी त्योहार पे एक झालर बना देते हैं, जो उसकी जालीदार लाइटों की जो बना देते हैं, तो वैसी ही झालरदार जो है, तो वो झालर सी बना रही थी, रोशनियों की एक झालर बन रही थी। यानी कहने का मतलब जो लाइटें दिखाई दे रही थी। यदि शाम को, रात को जो पहाड़ों पर गए हैं हम, तो हमने देखा है नीचे किस प्रकार लाइटें नजर आती हैं। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। जगमगाता का अर्थ लाइटों से जो है प्रकाशित होता। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह ऐसा शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल का मतलब है अपने इतिहास को भी बटोरे रखा है साथ में, और वर्तमान में बहुत सारे बदलाव भी हैं। तो दोनों जगह की संधि है, योग है दोनों का, इतिहास का और वर्तमान का। तो उसी स्थल पर, उसी स्थान पर खड़ा है ये शहर, और ये मेहनत का बादशाहों का शहर है, जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। यानी गंगटोक का सब कुछ सुंदर था, शाम सुबह और
रात सुंदर थी, क्योंकि ये एक सुंदर शहर है। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, यानी अपनी तरफ खींच रही थी। सम्मोहन, अब मोहित हो जाते हैं हम, किसी के प्रति बार बार देखने का मन करता है तो सम्मोहन होता है। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे अक्षरों में, पलों में मेरा सब कुछ स्थगित था, यानी ठहरा हुआ था, अर्थहीन था, यानी मेरे विचारों में कोई अर्थ नहीं था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, यानी मेरे विचार, मेरे आसपास जो भी कुछ था, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। अर्थात सिर्फ शून्य का अभिप्राय यहाँ कि मैं संसार के विषय में सब कुछ भूल चुकी थी। केवल इसी के गंगटोक शहर के प्राकृतिक सौंदर्य में ही मेरा मन रमा था। और थी अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता का अर्थ अपनी ही इंद्रियों में, अपने ही मन में ही डूबे रहना। तो डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, जो चारों ओर जादुई ढालर रोशनियां नजर आ रही थी, तो वो जो लाइटों की पंक्तियां थी, लाइनें थी, झालर थी, वो सब कुछ नजर आ रही थी। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रकाश। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़े, गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। यानी साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर गर्द हूँ प्रार्थना, प्रार्थना कर रही हूँ। हमरो जीवन तीसरो कोसेली, यानी हमारा जीवन, तीसरो माने अच्छाइयों को, कोसेली तिमरो, तिमरो अच्छाइयों को, कोसेली समर्पित हो, यानी मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को ही समर्पित हो जाए। तो आज यह एक नेपाली भाषा में लिखा हुआ ये गीत है, और सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक लेखिका ने बताया, मधु कांकरिया ने, कि एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, जो गंगटोक से आगे था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, यानी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ से दिखाई देती है। कहाँ से? युमथांग की बात है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा, सॉरी केथरी की बात, यहाँ तीसरी की बात की गई है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही यहाँ पर जो आए थे शब्द, वो अतीन्द्रिय और उजास, जिसका अर्थ प्रकाश और अपनी इंद्रियों में खोना था। तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे, यानी भगवान के दरवाजे की तरह, मंदिर के दरवाजे की तरह बादलों के दरवाजे भी बंद ही रहे। पिछले साल भी आई थी वो कंचनजंगा, तो तब भी यहाँ से कंचनजंगा चोटी नहीं दिखाई दी थी, और इस बार भी नहीं दिखाई दी। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के, यानी तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। यानी जब आसपास देखा उसने खिड़की से, तो अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल जो है दिखाई दिए, और ऐसा लग रहा था जैसे लेखिका फूलों के बाग में पहुंच गई है। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, यानी गंगटोक से चलने पर 150 किलोमीटर के आसपास, यानी 149 किलोमीटर दूरी पर था। युमथांग यानी घाटियां, युमथांग का अर्थ बता दिया है, जिसका अर्थ है घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां, गहरी घाटियों की बात की गई है, गहनतम, और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, यानी ड्राइवर के साथ साथ गाइड भी था, यानी उनका हर चीज के बारे में जानकारी देने वाला सहायक सलाहकार जितेन नार्गे वो था, जो ड्राइवर के साथ साथ क्या है, गाइड है, यानी उनके बारे में, वहाँ के स्थलों के बारे में जानकारी देने वाला, या वहाँ के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति है जितेन नार्गे। तो वो बता रहा था कि फूलों की अनेक वादियां जो है, गहनतम घाटियां आगे रास्ते में मिलेगी। लेखिका ने पूछ लिया कि क्या वहां बर्फ मिलेगी, तो मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, यानी एक बचकाने से उत्साह से कि वहां पर बर्फ मिलेगी, यानी मैं बस्ती सी नजर आती है लेखिका पूछते वक्त, पूछना भी चाह रही है फिर भी पूछ लेती हैं, तो बचकाने उत्साह की बात यहाँ पर की गई है। तो जितेन नार्गे ने कहा कि चलिए, तो देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक गंगटोक शहर की सुंदरता बताई गई है पहले पैराग्राफ में, कि किस प्रकार जो है सितारे जो है नीचे नजर आ रहे थे, सितारों की झालर की तरह जो है रोशनियां नजर आ रही थी। गंगटोक नगर कैसा कितना सुंदर ऊपर से देखने में लग रहा था, ये बताया गया। फिर खिड़की से देखने पर कंचनजंगा चोटी देखने का प्रयास किया था सुबह उठने का, तो वो नहीं दिखाई दी थी,
क्योंकि पिछले साल भी बादलों से ढकी रही थी, इस बार भी क्योंकि वहाँ तरह तरह बादल जो है वो छाए ही रहते हैं। लेकिन सामने तरह तरह के फूलों की बात की गई थी, रंग बिरंगे फूलों की बात की गई थी। और गंगटोक से युमथांग की दूरी बताई है, 149 किलोमीटर दूरी थी। और रास्ते में गहनतम घाटियां, फूलों से लदी वादियां मिलेंगी, ये बता रहे हैं जितेन नारगे, जो ड्राइवर के साथ साथ गाइड हैं। और क्या लेखिका ने पूछ लिया था कि क्या वहाँ बर्फ मिलेगी, तो यहाँ पर जो है लेखिका ने बचकाने उत्साह से पूछा था, तो जितेन नारगे ने कहा था चलिए तो, यानी आगे चलिए तो। एक गाइड की विशेषताएं होती हैं कि वो आगे आने वाली जगह के बारे में कुछ आश्चर्य रखता है, ताकि हमारे मन में आगे आने वाली जगहों के बारे में हम उत्सुक रहें और सजग रहें कि कब क्या आएगा। तो इसलिए गाइड की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। उसने नहीं बताया कि वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसने कहा चलिए तो, क्योंकि वहाँ तो नहीं मिलने वाले हैं यमथांग तक, तो फिर भी उसने कहा चलिए तो, यानी कभी वहाँ बर्फ गिर भी जाती है, कभी नहीं गिर जाती है, तो मिल गए तो चलो आपके आ गए। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरती, अगर पाइन और धूपी के पेड़ हैं, नुकीले पेड़ जो देवदार आदि के पेड़ होते हैं, नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम गदराए का अर्थ मतलब गहरी हरियाली से भरे पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ों की बात यहाँ पर की गई है। तो उनका जायजा लेते हुए अर्थात उनको ध्यान से देखते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। एक लाइन में सफेद सफेद बौद्ध धर्म की पताकाएं जो है वो लगी हुई थी। अब पताकाएं क्या होती हैं वो ध्यान रखना है कि एक तो झंडे होते हैं, हमारे फ्लैग होते हैं जो 4 कोने वाले होते हैं। पताकाएं होती हैं 3 कोनों वाली। कई जो है मंदिरों में गए होंगे, बालाजी के मंदिर गए होंगे, शाम के बहुत सारे गए होंगे, झंडी होती है जो आगे से पैनी हो जाती है एक तरफ से, और जिस तरफ जो ध्वज का जो मुख्य डंडा लगा होता है उस तरफ लग के और फिर आगे त्रिकोण हो जाती है, तो वो पताकाएं होती हैं। तो यहाँ पर कैसी पताकाओं की बात की गई है, एक लाइन में लगी हुई सफेद पताकाओं की बात की गई है, जो किसी ध्वज यानी झंडे की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक। ये पताकाएं, सफेद पताकाएं किसकी प्रतीक होती हैं? शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं। अहिंसा क्या होता है? किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, हिंसा न करना अहिंसा होता है। तो उसकी प्रतीक है ये पताकाएं, जिन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्यादा मानते हैं लोग। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 108 श्वेत पताकाएं कब फहराई जाती हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की यानी बौद्ध धर्म मानने वाले किसी ऋषि मुनि की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाता है? 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। प्रश्न में भी आया है कि कब श्वेत और रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक होती हैं? शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। इन पर क्या लिखा होता है? कुछ मंत्र लिखे होते हैं। और क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि यहाँ बुद्ध की मान्यता है, तो बुद्ध को लोग मानते हैं, और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इसलिए जो है ये श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने के बाद। प्रश्न था नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। लेखिका ने पूछ लिया था क्या इनको बाद में उतार दिया जाता है? तो नहीं, उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, अर्थात धीरे धीरे पर्यावरण के थपेड़ों से, बारिश के गल के अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इन 108 पताकाओं को उतारा नहीं जाता है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती हैं? जब किसी नए कार्य का शुभारंभ किया जाता है, यानी नए कार्य की शुरुआत की जाती है। किसी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है, कोई उत्सव है, त्योहार है, तो भी ये पताकाएं 108 ही लगाई जाती हैं, पर वो होती कैसी हैं? वो रंगीन होती हैं। सफेद कब होती हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए फहराई जाती हैं। और रंगीन पताकाएं जब किसी नए कार्य की शुरुआत हो तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। ये प्रश्न में भी पूछा गया है कि पताकाएं, कौन सी पताकाएं कब कैसे फहराई जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी।
जो बौद्ध धर्म के पुजारी मुख्य जो यहाँ धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। दलाई लामा भारत में प्रचारक माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, और विश्व प्रसिद्ध हैं दलाई लामा, जो चाइना से जो है भागकर भारत आए थे, और भारत ने जिनको शरण दे रखी है। धर्मशाला में उनका मुख्य मंदिर भी है दलाई लामा का। तो उनकी तस्वीर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बौद्ध धर्म को मानने वाले दलाई लामा की तस्वीर रखते हैं। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तो ये था पैराग्राफ, किसमें किस प्रकार की पताकाएं कब फहराई जाती है बताया गया है। और जितेन नार्गे की जीप में दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। दलाई लामा के बारे में मैंने बताया कि कौन है। तो ये था। अब आते हैं आगे। हिचकोले खाती यानी हिलती डुलती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। जगह का नाम बताया। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म के बारे में नहीं जानते तो आप देख लेना। देवानंद जी की पुरानी फिल्म है गाइड, और उसने इसी जगह की शूटिंग यहाँ पर गाइड फिल्म में की है, और वो इस जगह के गाइड बने हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कई फिल्म के जो सॉन्ग है, गीत हैं, वो भी यहीं पर कवि लॉन्ग स्टॉक में ही जो उन्होंने शूटिंग की है। यदि इस एरिया के बारे में आप देखना चाहते हैं तो एक गाना भी है, तो उसका मुझे याद नहीं आ रहा, वो बीच में आएगा आगे। वो गाने की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। तो गाइड फिल्म आप देखना चाहते हैं तो यहाँ के बारे में दिया गया है। तो कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में बताया उन्होंने। तिब्बत के चीस के बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से, ये वहां की चीज के बमसन वहां के महाराजा और लेपचाएं वहां की जाति थी, जो सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर हुए। तो ये लेपचा और भूटिया सिक्किम की एक स्थानीय जातियां थी। इनके बीच काफी झगड़ा होता रहता था। तो शांति वार्ता इस स्थल पर की गई, शुरुआती शांति वार्ता की शुरुआत जो इस स्थल से की गई थी। यानी हम बात कर रहे हैं कवि लॉन्ग स्टॉक की, जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। आगे चलते हैं। तो उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, यानी लेखिका बता रही है कि उन्होंने एक घूमता हुआ चक्र देखा। और यह क्या है, उसने पूछा जितेन नार्गे से। तो नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर भी अंग्रेजी में कहा। तो इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। एक कुटिया के भीतर था, जो घास फूस की कुटिया, उसके भीतर एक बड़ा सा ड्रम है, जो चक्र है उसको घुमाते हैं। और घुमाने से ये आस्था है बौद्ध धर्म की कि इससे पाप धुल जाते हैं। तो क्या प्रश्न किया, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यानी यहाँ पर तमाम वैज्ञानिक प्रगतियां हो चुकी हैं, वैज्ञानिक संसाधन जुटाए जा चुके हैं, फिर भी लोगों की आस्था एक जैसी है। यहाँ की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं यानी विचार, कल्पनाएं सब एक जैसे हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है पाप पुण्य से संबंधित, अंधविश्वास से संबंधित सारे सभी धर्मों में एक जैसी ही आत्मा है। इसलिए यहाँ पर इस देश की आत्मा एक जैसी उन्होंने कहा है। क्योंकि तमाम वैज्ञानिक प्रगतियां हो चुकी है, तब भी लोग आस्थाओं में, अंधविश्वासों में और पाप पुण्य की धारणा में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए इस देश की आत्मा एक जैसी कहा है। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते यानी चारों ओर के दृश्य को देखते देखते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां, यानी जो युवतियां का मतलब यौन महिलाएं, और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुरी नेपाली, यानी नेपाली लोग जो कार्टून की तरह बोने से है दिखते हैं, वे लोग ओझल हो रहे थे, अर्थात दिखाई देना अब बंद हो गए थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे, बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हम जैसा कि देखते हैं पहाड़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं तो घर और पेड़ पौधे छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर लेखिका ने कहा है। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट यानी बड़े रूप एवं वैभव के साथ, यानी अपनी सुंदरता के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों यानी देखने वालों, यात्रियों, यात्रा करने वाले तीर्थाटनियों, तीर्थ भ्रमण करने वालों का काम्य यानी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, यानी हर पल बदलने वाला हिमालय।
क्योंकि इसका मौसम हर पल बदल जाता है, यहाँ की सुंदरता में परिवर्तन आता है, चोटियां पहाड़ सब कुछ है, हर पल बदलता रहता है, तो इसलिए पल पल परिवर्तित हिमालय जो है यहाँ पर लेखिका ने कहा। और देखते देखते इस रास्ते वीरान यानी सूने, जहाँ पर कोई ना हो, संकरे यानी भीड़े से रास्ते जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे, जैसे कि पहाड़ी रास्ते गुलाब घुमावदार होते हैं। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा, यानी अपने विशाल रूप में सामने आने लगा, बड़े स्वरूप में। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, यानी घटाएं भी गहरी होकर पाताल यानी नीचे जाने लगी, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे। वादियां यानी घाटियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे, यानी बड़े सुंदरता से। और उन भीम काय पर्वतों के बीच यानी भीम की तरह शरीर वाले और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन यानी गहरी हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हिलते डोलते निकल रहे हो, ऐसा वहां पर महसूस हो रहा था। एक दृश्य जो है वहां का दिखाया गया है। तो अब आगे आते हैं हम। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गाइड फिल्म का ही गीत है और इसी जगह का गीत है, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे ध्यान नहीं है तो आगे है ये गीत, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गीत इसी यहीं का है जो देवानंद ने फिल्माया है, देवानंद पर फिल्माया गया है, पुराने जो हीरो हैं उन पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को यानी चारों ओर की जो दृश्य है अपने भीतर भर लूं, यानी मन चाहकर देख लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था, यानी मेरा हृदय पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी सिर निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को यानी झरनों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इछला इछला कर बहती यानी चंचलता से बहती चांदी की तरह कौंद मारती यानी चमकती बनी ठनी अच्छी तरह से सुंदर तिस्ता नदी को देखती। यानी वहां पर कौन सी नदी है? तिस्ता नदी की प्रशंसा यहाँ पर की गई है कि किस प्रकार चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच जो है चंचलता से बहती है और चांदी की तरह चमक मारती है। पानी की सौंदर्य की बात यहाँ पर की गई है। सिलीगुड़ी जगह का नाम है, वहीं का से ही हमारे साथ ही यह तिस्ता नदी थी, यानी बह रही थी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी अपने श्रेष्ठ रूप में था, बड़े ऊंचे स्तर पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, यानी अत्यंत प्रसन्न थी। चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, अर्थात अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, यह एक सलामी है कि हे मेरे पर्वत, हे मेरे विशाल, यानी हिमालय पर्वत की यहाँ पर एक प्रार्थना है। मैंने हिमालय को सलामी देना चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, यानी जहां पर जीप रुकी थी वहां पर एक झरना था जो खूब ऊंचे से नीचे बह रहा था और झाग उगलता हुआ बह रहा था झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, यानी 7 बहनें जो है झरनों के नाम से कही जाती हैं। वैसे 7 प्रदेश हैं ये, सिक्किम असम आदि, तो 7 प्रदेशों की बात यहाँ पर की गई है। फ्लैश चमकने लगे, अर्थात सब अपने कैमरों से फोटो खींचने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को यानी इसके सौंदर्य को, रंग को कैमरे में कैद करने में मशगूल यानी व्यस्त हो गए। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी से यानी पुराने युग की किसी श्रापित राजकुमारी की तरह भी मैं, अभिशप्त का अर्थ होता है श्रापित, नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। यानी चुपचाप बाकी सब फोटो खींच रहे थे, तब उसमें व्यस्त थे कैमरे में कैद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लेखिका ने बताया कि वो किसी श्रापित राजकुमारी की तरह एक भारी भरकम पत्थर पर बैठकर झरने का जो संगीत था उसके साथ आत्मा का संगीत मिलान करने लगी, अर्थात उसमें खो गई। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया, यानी जो जलधारा बह रही थी झरने की जल की धारा, उसमें पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, अर्थात उसकी सनसनाहट उसकी ठंड अंदर तक गई। मन काव्य में उठा यानी कविता में हो गया, यानी काव्य करने का, कविता बनाने का मन हुआ। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, यानी इस प्राकृतिक सत्य को,
यानी प्रकृति के जो सच्चाई है उसकी सुंदरता को और सत्य को मन जो है छूने लगा। जीवन की अंतता का प्रतीक वह झरना, यानी जिस प्रकार जीवन कभी न समाप्त होने वाला है, जिसका कोई अंत ना हो, इस प्रकार जो है ऐसा बहता हुआ झरना उन अद्भुत अनोखे अनूठे क्षणों में, पलों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था, अर्थात जीवन की वास्तविक शक्ति क्या है उसका अंदाजा लग रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर, यानी ऐसा एहसास हुआ लेखिका को कि जैसे देश और काल की सरहदों यानी सीमाओं से दूर बहती धारा में बहने लगी हूँ, यानी उसका मन जो उस बहती धारा के साथ बहने लगा, अर्थात कोई सरहद नहीं है, कोई देश एक दूसरे से दूर नहीं है, यानी एक सात्विक विचारों की बात यहाँ पर की गई। भीतर की सारी तामसिकताएं यानी सारी मन की बुराइयां और दुष्ट वासनाएं और बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक, यानी समय का अंत ही ना हो, उस समय तक कैसे ही बहती रहूं, यानी इस प्रकार ये जो जल धारा का संगीत है सुनती रहूं। इस झरने की पुकार को पर जितेन मुझे ठेलने लगा, यानी आकर हिलाने लगा, क्योंकि वो खोई हुई थी उस प्राकृतिक सौंदर्य में। तो जितेन नार्गे जो ड्राइवर कम गाइड है, उसने आकर ठेला लेखिका को। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे, उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, आगे इससे भी सुंदरता मिलेगी, चलो आगे चलते हैं। अनमनी सी मैं उठी, यानी मन नहीं कर रहा था, फिर भी लेखिका कह रही है कि वो उठी। थोड़ी देर के बाद ही फिर वही नजारे, यानी आगे एक से एक सुंदर नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले थे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, यानी हरे रंग का मोटा कालीन का मतलब जो बिछौना है वो ओढ़े हुए, कहीं हल्का पीलापन लिए, यानी पहाड़ों की बात की गई है, जो हिमालय के पहाड़ हैं, कहीं हरे रंग के नजर आते हैं तो कभी पीला रंग लिए हुए, जहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं तो पहाड़ों का पीलापन नजर आता है। तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह, यानी जैसे पलस्तर पर उखाड़ दिया गया हो उस दीवार की तरह सीधी, यानी पथरीला और देखते देखते परिदृश्य से, यानी चारों ओर के दृश्य से सब छूमंतर, यानी आंखों के सामने से गायब, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सामने से गायब कर दिया हो। क्यों? क्योंकि सब पर बादलों की एक मोटी चादर जो है वो छा गई थी, यानी सब कुछ बादल में हो गया था। तो ये उन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। मैंने बता दिया था बुरी इच्छाएं और जो तमोगुण से, बुरे गुण से युक्त जो हैं वो सारी। अब हम आते हैं आगे। चित्र लिखित सी मैं, यानी चित्र की बातें, ये एक तक दृष्टि से देखती हुई लेखिका माया और छाया के, यानी इस जादू के और छाया के, यानी बादलों की छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए, यानी समझदार बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी, अर्थात मुझे समझा रही थी कि जीवन के रहस्य क्या है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, यानी बादलों की धुंध की चादर जो बनी हुई थी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, यानी जो हल्के नजर आ रहे थे। और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में, यानी सबसे सुंदर रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत यानी स्वर्ग बिखरा पड़ा हो। नजरों के छोर तक, यानी जहां तक देखा जा सकता है वो नजरों का छोर होता है। खूबसूरती ही खूबसूरती, यानी सुंदरता ही सुंदरता। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, यानी अपना समस्त अनुभव कराने वाले पर्वत, झरने, फूलों की घाटियां, वादियों के दुर्लभ नजारे। वही कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, अर्थात हमेशा ग्रीन से हरा भरा ही सोचिए विचारिए। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। ब्रह्मांड का मतलब वैसे संसार, ये पूरा जो है सारे ग्रह, ये सब कुछ ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहां आसपास के जगह को ब्रह्मांड यहाँ पर कहा गया है। सतत प्रवाहमान झरने, सतत का अर्थ होता है निरंतर, प्रवाहमान बहते झरने, निरंतर बहते झरने, नीचे वेग से यानी तेज गति से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, अर्थात कितना कुछ जो है वहां पर घटा रहा था वो सब बताएगा। ऊपर मंडराते आवारा बादल, यानी स्वतंत्र बादल जो घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता, मध्यम हल्की हल्की हवा में हिलोरे मतलब हिलते हुए प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल, यानी प्रियता और रूडोडेंड्रो के फूल होते हैं, वो वहाँ के आसपास पहाड़ी फूल होते हैं।
तो सब अपने अपने लय तान और प्रवाह में बह रहे थे। चरई वती, चलते चलो और बढ़ते चलो। और समय के इसी सतत प्रवाहमान में तिनके सा बहता हमारा वजूद, यानी हमारा वास्तविकता, हमारी हकीकत, ये सब कुछ बताया गया। पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य, अर्थात जीवन में चलते रहना ही जो है असली जीवन का आनंद है। एक जगह ठहरना जीवन का आनंद नहीं है, यानी आगे बढ़ते रहना है, ये एहसास कराते हैं। संपूर्णता के उन क्षणों में, यानी संपूर्ण था, कुछ कमी नहीं थी उन पलों में। मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था, यानी मन एक जगह जो छाया हुआ था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। यानी बाहर भीतर की अर्थ आत्मा और परमात्मा, यानी कहने का मतलब बुराइयों की और अच्छाइयों की जो रेखा है वो सब मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी, यानी प्रकृति के वैभव को देखकर लेखिका ने कहा कि वो सचमुच भगवान के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर ओठों को छूने लगी। जो एक नेपाली युवती से लेखिका ने प्रार्थना सीखी थी कि साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार, यानी जो मन में समाया हुआ आसपास का जो सारा दृश्य था, खन खन हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? तो बताया जाएगा कैसे कि वह महाभाव, यानी महान भाव सूखी टहनी की तरह टूट गया। दरअसल क्या था कि मंत्र मुग्ध सी, यानी मन ही मन में अत्यंत प्रसन्न थी। और मैं, यानी लेखिका कह रही है कि तंद्रील अवस्था में, यानी अर्धनिंद्र अवस्था में खोई हुई थोड़ी दूर तक निकल आई थी, यानी ऐसे ही पैदल निकल आई वो जीप को छोड़ के, कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी। कि वो, क्योंकि वो उस प्राकृतिक सौंदर्य में खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं कि वो कितनी दूर निकल आई थी। तो अचानक पांव में ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती, यानी कोई बिल्कुल अपने नाच में मस्त थी, समाधि में मस्त थी, और किसी आत्मलीन नृत्यांगना के, यानी उसमें जिसकी आत्मा उस नृत्य में लीन थी, उस नृत्यांगना के नुपुर यानी घुंघरू अचानक टूट गए। यानी जैसे अचानक नाचती हुई जो ना अपने नृत्य में मस्त थी और उसके घुंघरू टूट जाए, वैसे ही अचानक एकदम जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य में लीन थी, और अचानक उसके पांव पर ब्रेक सी लगी। उसने क्या देखा ये बताया। उसने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से, यानी इस अनोखे सौंदर्य से निरपेक्ष बिल्कुल अलग कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही, यानी चारों ओर इतना सौंदर्य बिखरा हुआ पड़ा था। और उसने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं, अर्थात उनकी दयनीय अवस्था को देखा, इसलिए अचानक पांव में ब्रेक से लगे। गुथे आटे की कोमल काया, यानी गुथे आटे की तरह कोमल काया थी, आटा जो गुथा हुआ था, पर हाथों में कुदाल, यानी कुलाड़े और हथौड़े, जो कुदाल एक तरफ से पहना होता है। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, यानी बड़ी बड़ी टोकरियां थी, उनमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, यानी छोटे बच्चे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, अर्थात जितनी उनमें ताकत थी उसके साथ ही जमीन पर मार रही थी। ये दृश्य देखकर जो है अचानक ऐसा हुआ जैसे किसी नृत्य में लीन किसी नृत्यांगना के, यानी नाचने वाली किसी महिला के घुंघरू टूट गए हो। इस प्रकार का अफसोस एकदम अचानक लेखिका को हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर कोमल औरतें जो वहां की थी, सिक्किमी औरतें कोमल काया थी, हाथों में कुल्हाड़े हथौड़े आदि जो है, और फिर पीठ पर टोकरियां बंधी और जिनमें उनके बच्चे भी हैं, और उसके साथ साथ वो किस प्रकार जो है मेहनत कर रही हैं, ये सब बातें थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, यानी स्वर्ग जैसी सुंदरता, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग, यानी भूख से पीड़ित और मौत का यह खेल, क्योंकि पहाड़ों पर रास्ते बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, पैर फिसला और सीधा मौत के मुंह में। और दयनीय, दयनीय का मतलब इस प्रकार की, किस प्रकार जो है अपने बच्चों को साथ में बांधे हुए है, ये दयनीय। और जिंदा रहने की जंग, अर्थात एक एक पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की जंग। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, यानी माता का फर्ज और मेहनत दोनों एक साथ। वहीं पर खड़े BRO, यानी रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रोड बनाता है पहाड़ों में, वो संगठन के कर्मचारी से पूछा मैंने क्या हो रहा है। तो उसने उत्तर दिया चुहलबाजी के अंदाज में, मजाक करते हुए, कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से, यानी पर्वतों की चोटियों से टक्कर लेने जा रही हैं,
उन्हीं रास्तों के पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है, यानी उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी औरतें चौड़ा कर रही है, यानी उन्हीं रास्तों को बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। यह मेरे मुंह से अकस्मात अचानक निकला। वह संजीदा हो गया, अर्थात जैसे उसी की बात जो है उसके मुंह से छीन ली गई हो, यानी उसमें जीवन सा आ गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। दुस्साध्य का बड़ा कठिन कार्य, मुश्किल कार्य। दो मुश्किल साध्य जो आसानी से ना हो, बड़ा मुश्किल कार्य। पहले डायनामाइट यानी बारूद आदि से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें यानी लोहे की तारों का जाला बना दिया जाता है और उनमें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जैसे कि रास्ता बनाया जाता है पहाड़ों में, तो कांटेदार जो होते हैं तार होते हैं उनको लगा लगा के उनमें पत्थर भर दिए जाते हैं और फिर एक बाड़ सी बना दी जाती है, वैसा ही। और जरा सी यदि चूक सीधा पाताल प्रवेश, यदि हल्की सी भी चूक हुई तो सीधा नीचे पाताल में जाकर गिरेगा, यानी घाटियों में जाकर गिरेगा। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। कि आप ताजुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी जुठला दिया है। अर्थात ये जो है एक इंग्लिश पंक्ति और उसकी हिंदी साथ में लिखी गई है नीचे। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, यानी मेरे मानसिक विचार परिवर्तित हुए। मन पीछे घूम गया, अर्थात पीछे जो है पिछली बातों पे ध्यान गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। एक बार कहीं यात्रा करने गई थी लेखिका, तो पलामू और गुमला के जंगल थे, उसने ऐसे ही देखा था। और इसी प्रकार पीठ पर बच्चों को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियों को देखा था। उन आदिवासी यानी जो जंगलों में रहती हैं आदिवासी पिछड़ी युवतियों के फूले हुए पाँव, यानी क्योंकि जो है ज्यादातर नंगे पाँव होती है तो पैर फूल जाते हैं, कुछ पहाड़े पर चढ़ने उतरने से पैरों में खून उतर आता है। और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे यानी छाले एक ही कहानी कह रहे थे। ठाठे का तो छाले होते हैं, हाथों में जो छाले पड़ते हैं, एक ही कथा कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक जैसी है, यानी आम लोगों की, गरीब लोगों की कहानी एक जगह ही है। सारी मलाई एक तरफ, यानी सारा पैसा सारा सुख से एक तरफ है, सारे आंसू यानी दुख अभाव कमियां यातनाएं पीड़ाएं और वंचना यानी अपनी इच्छा से कुछ न कर पाने का सारी विचार जो एक तरफ है। तो ये बात यहाँ पर की गई, यानी चाहे पहाड़ हो चाहे समतल हो, आम लोगों की जिंदगी एक जैसी है। और तभी मेरी सह यात्री मणि यानी साथ में आई हुई या महिला थी जिसका नाम था मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देखकर यानी गम में लीन देखकर यानी दुखी देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। जितेन नार्गे ने कहा कि आप पहाड़ों की सुंदरता देखिए, आप इन पर विचार मत कीजिए, इनको तो आप कहीं भी देख लेंगे, यानी गरीब आम जनता को तो कहीं भी देख सकते हैं, मेरे देश की आम जनता है। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेयरिंग है, यानी जो वेस्ट हुआ है उसको रिपेयर करने का ही एक साधन है। क्योंकि आम जनता नहीं होगी तो ये पहाड़ी रास्ते कैसे बनेंगे, क्योंकि तो मशीनें नहीं बना सकती यहाँ, तो यहाँ तो आम आदमी को ही जो काम करना पड़ेगा। तो कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं, यानी जनता के बारे में बात किया गया, आम जनता के बारे में बात की गई कि कितना कम लेती हैं ये और कितना अधिक समाज को वापस दे देते हैं, यानी रोड वोड के रूप में। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि वे शर्म सुंदरियां यानी जो परिश्रम कर रही थी वो महिलाएं, सुंदर महिलाएं किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, यानी खिलकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था, अर्थात जीवन में खुशियों की लहर आ गई थी। और सारा खंडर जो अब तक लेखिका गमगीन थी, यानी ऐसा समझ रही थी कि कितना गम भरा माहौल है, तो ताजमहल बन गया था, क्योंकि उनके अंदर भी खिलखिलाकर हंस पड़ने के सुख और सौंदर्य वो सारा का सारा उसको वहां पर नजर आया। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, जो उनका गाइड है, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेज पर चढ़ते जाएंगे।
यानी यहाँ पर हेयर पिन बेल्ट का मतलब जो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते वक्त जो है बेल्ट वेल्ट लगा लेते हैं वो सब। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। यानी स्कूल से आ रहे थे 7-8 वर्ष के उम्र के भी ढेर सारे बच्चे थे, क्योंकि पहाड़ों में स्कूल भी किसी दूसरी चोटी पर होता है, दूर होता है, तो पहाड़ी बच्चे ऐसे ही आते हैं और किसी से लिफ्ट मांग लेते हैं। कोई गाड़ी आए तो उस गाड़ी में बैठकर कुछ दूर चले जाते हैं, क्योंकि 3-4 किलोमीटर से पहले स्कूल होता नहीं है गाँव से। तो जितेन ने बताया कि हर 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये स्कूल जाते हैं। यानी 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई करते हैं और फिर अपने स्कूल जाते हैं ये बच्चे। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मणि ने पूछा, जो उसकी सहेली थी लेखिका की, तो उसने पूछ लिया, क्या यहाँ पर कोई स्कूल बस नहीं है? तो जितेन का हंसना स्वाभाविक था, क्योंकि पहाड़ी इलाका मैदानी इलाका तो नहीं है। तो पहाड़ी कहा भी, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, यानी मोटा ताजा नहीं मिलेगा। यह जीवन कठोर है, यानी जीवन मुश्किल है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, यानी पालतू पशुओं को चराते हैं। मवेशी होता है, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के बारी बारी गट्ठर ढोते हैं, और खुद मैंने भी ढोए थे, जितेन नार्गे ने बताया। और पहाड़ों में ऐसे ही जीवन चलता है, लकड़ियां लाते हैं बच्चे भी, और काफी बारी बारी भरकम गट्ठर जो है वो लेते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर, यानी फीते से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में यानी तलहटियों में प्रवेश कर जाएं। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी लिखी थी, जगह जगह चेतावनियां बोर्डों पर लिखी थी, खतरे के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये चेतावनियां लिखी होती हैं अक्सर पहाड़ों में। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयरमैन इंटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं मिले, यानी सावधानी से चलिए। यहाँ पर जो है ये यहाँ का क्षेत्र जो है खतरे से खाली नहीं है। दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक जो बड़े बैल जैसे होते हैं। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, यानी बड़े बड़े बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। यानी वहां का मौसम कैसा था? धुंध से घिरा हुआ था, बादल चारों ओर छाए हुए थे। उतरती संध्या में, यानी धीरे धीरे शाम होते में, जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। यानी एक दृश्य दिखाई दिया। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, यानी सिक्किमी परिधान होता है, जो गुलाबी किस्म के वस्त्र होते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, यानी जवानी, और शर्म से दमकता चमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। बोकू वही सिक्किम में परिधान होता है, वस्त्र होता है, पहनावा होता है। सघन यानी गहरी हरियाली के बीच चटक लाल रंग, डूबते सूरज की स्वर्णिम जैसे डूबता हुआ सूरज की सोने जैसी किरणें। सात्विक उस पवित्र आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था, जैसे कि मंत्र मुग्ध सी मैं, यानी उस दृश्य को देखने में मग्न में चीख पड़ी थी, इतना अधिक सुंदर मेरे लिए असह्य था, यानी सहन नहीं करने वाला था। क्यों? क्योंकि वो जो हरे भरे चाय के बागानों में लाल रंग का जो चटक बोकू पहना था, उसके कारण प्राकृतिक सौंदर्य और भी ज्यादा जो है वो हो गया था, सुंदर हो गया था। और वो लेखिका के लिए ऐसे ही था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग, जो एक बीच में पड़ाव था, कुछ देर से ठहरने के लिए स्थल होता है पड़ाव, तो पड़ाव लेना था, कुछ देर ठहरना था रात रात के लिए। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेते एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग, यानी एक छोटी सी बस्ती, यानी थोड़े बहुत घर जहाँ पर हूँ। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी, यानी निश्चिंतता से, शांति से। उसी लायुंग में हम ठहरे, तिस्ता नदी के तीर पर, यानी किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी।
सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। वहां की प्राकृतिक सौंदर्य बताया। मध्यम मध्यम धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। संध्या समय था, सूर्यास्त का समय। वातावरण में अद्भुत शांति थी, एक अनोखी शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, यानी घंटियों की तरह घुंघरुओं की झुंझुनाहट थी। जो घुंघरू एक छोटे छोटे जीव होते हैं जिसकी चर चर आवाज आती रहती है, तो उनकी रुनझुन जो है वो आ रही थी, ध्वनि आ रही थी। आंखें अनायास भर आई, अचानक भर आई, यानी आंखों में पानी आ गया उस सौंदर्य को देखकर। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व, यानी नन्हा सा बौद्ध धर्म को मानने वाला एक छोटा सा जो बोधिसत्व है, जैसे भीतर उगने लगा, अर्थात बोधिसत्व के विचार उसके अंदर पैदा होने लगे। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है, यानी जिसका कोई टुकड़ा नहीं, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपने अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर एक्शन में अपराध किया है, यानी हमारे इस पीढ़ी ने, हमारे लोगों ने आज प्रकृति के साथ कई जगह जो है, जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है इसके साथ खिलवाड़ किया है, और एक्शन में जो अक्षमा न करने योग्य हो, न करने वाला हो, ऐसा अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही निदर्शन बन गया था, अर्थात केवल काव्य में नहीं था, अब मेरे लिए सब कुछ मेरे सामने था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची, यानी जहाँ तीस्ता नदी की धार बह रही। बहते पानी को अपने अंजलि से, यानी आत्मा में अंजलि में भरा, तो अतीत भीतर धड़कने लगा, यानी सारा अतीत, पिछली चीजें सारी जो है दिल में धड़कने लगी। स्मृति में कौंधा, अचानक ध्यान आया, स्मृति में कौंधना। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, यानी नदी के जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, पवित्र भावना को लेकर। क्या क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, यानी सारा जहर, सारी तामसिकताएं, सारी मन की बुराइयां बह जाए इसी बहती जलधारा में। ऐसे विचार करने लगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी, यानी अंधेरा होने लगा। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, यानी रात होने का कारण बताया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया। जितेन की बात की गई है तो गेस्ट हाउस में ठहरे थे, तो वहां पर ही एक खिलौने जैसा, एक खिलौने से बना हुआ एक छोटा सा सितार था, वही उठा लिया और उसी के साथ गाना नाचना शुरू किया। तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, यानी एक आदि मानव की रात्रि की महक सुगंधी से परियों की कहानी की तरह वह रात महकने लगी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ, यानी ऐसा योग हुआ मस्ती और मधुरता का, कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। जैसा कि सिक्किम का अक्सर डांस होता है कि एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर लोग जो है घेरा बनाकर नाचते हैं, वैसे ही नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली, जिसकी उम्र 50 वर्ष के आसपास थी, मित्र मणि ने कुमारियों को भी, यानी लड़कियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए, यानी चुपचाप उसकी तरफ देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद, यानी इतनी प्रसन्नता, उम्र जबकि 50 के आसपास थी। लायुंग की सुबह, जहाँ वो कुछ समय के लिए ठहरे हैं, बेहद शांत है और सुरम्य है। सुबह जब उठे बड़ी सुंदर थी। तीस्ता नदी की धारा शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू है, धान की खेती करते हैं, और दारू एक पेड़ होता है जिसका रस जो है नशे के पदार्थ के रूप में बेचा जाता है, तो दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने के लिए निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से, यानी समतल लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं वैसे सी लेवल समुद्री तल का लेवल होता है, वहां से जो है मापी जाती है ऊंचाई। तो मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं। जो मैदानी इलाकों से आए हैं उनको पहाड़ देखना किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए वो प्रकृति, वो सुंदरता जो है अद्भुत होती है। यही लेखिका ने यहाँ पर कहा है।
वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नागरिक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। अर्थात यहाँ बर्फ न गिरने का कारण यही है कि जैसे जैसे प्रकृति में प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे वैसे निचले स्तर पर बर्फ जो है वो कम हो रही है। यदि मैं कटाव चली जाऊं, जो ऊंचाई का क्षेत्र है, तो मुझे वहाँ सर्दियाँ यानी सर्द रूप में बर्फ जरूर मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट यानी आने जाने वाले यात्रियों के लिए जो साधारण क्षेत्र है, वो बढ़ने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, यानी इतना जो है सुर्खियों में, कहने का मतलब ये है कि चर्चा में आना, तो चर्चा में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। यानी जैसा उसका स्वरूप है वैसे ही वैसे था, वहां पर कोई आधुनिकता का कारण नहीं, होटल वोटल जो है कुछ नहीं। कटाव जो लायूं से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था वहां से लायूं से। वह नवयुवक मुझसे बतिया ही रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। जानने की इच्छा रखना उत्सुकता पूर्वक होता है कि ये कौन है महिला। कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़क लिया, गुड़क और जो है घास कुछ मिक्स करके एक महुआ बना दिया जाता है, वो गुड़क लिया या निगल लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। जैसे उसने महुआ गुड़क लिया, उसके बाद झिड़कियां देकर उस गाय को वहां से भगा दिया। उम्मीद यानी उम्मीद थी कि आगे कुछ मिलेगा, आवेश मन में, जोश था, उत्तेजना थी सब कि अब हमारा सफर कटाव की ओर। क्यों? क्योंकि बर्फ देखने की इच्छा थी। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश, ऊपर से धुंध और बारिश थी। एयर लिखर का और है। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी, जैसे पहाड़ों में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं उसी अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब बादलों की परत, सब पर बादलों की परत थी। सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों से एहसास ने हमें मौन कर दिया था, क्योंकि रास्ते बड़े खतरनाक थे। हम चुपचाप शांत भाव से जीप में बैठे थे और उस पर ऊपर से बारिश भी हो रही थी। एक चूक और सब खल्लास, यानी एक हल्की सी चूक यदि ड्राइवर के द्वारा हो जाए तो सब खत्म। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती हुई जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, यानी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी, आसपास कोई भी रहने का किसी का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर कि इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यदि आप शादीशुदा हैं तो स्पीड जो है उस पर ध्यान दीजिए, यानी स्पीड कम रखिए। थोड़ी दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देरी भली, सावधानी से मोड़ टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच का फैला सन्नाटा भी हटा। यानी सृष्टि का मतलब इस जगत, इस संसार की जो सुंदरता है उसके बीच जो सन्नाटा अभी छाया हुआ था, हम घबराए हुए थे और आधे रास्ते के बाद जो है वो सब कुछ जो है सुंदर हो गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। यानी स्विट्जरलैंड देख लो और कटाव को देख लो, तो कटाव जो है हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड की तरह है। मेरी सहेली मणि, यानी यहाँ मधुकांत लेखिका की जो सहेली है मणि, वो स्विट्जरलैंड घूमकर आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है जितना कटाव। तो फिर स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत ही क्या है जब स्विट्जरलैंड से भी सुंदर कटाव है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। हरे काले का मतलब आधे हरे पहाड़, कहीं कहीं जो है पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, यानी कहीं कहीं बर्फ गिरी हो और पाउडर छिड़का हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। जब हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में जाते हैं तो स्टार्टिंग में कहीं कहीं बर्फ देखने को मिलती है, तो वैसा ही यहाँ नजर आ रहा था। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए जोश में आकर, एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते, चांदी की तरह चमकते पहाड़ों को। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, रामोरोचो, यानी बहुत अच्छा लग रहा है, यानी बहुत अच्छा है रामोरोचो, वहां की नेपाली भाषा में ही कहा। वो उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी?
अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें, कहीं भी हम जाते हैं और हमारी भाषा यदि कोई बोलता है तो हमें खुशी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर जितेन नार्गी को भी खुशी हुई, उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन यानी छोटे छोटे मोतियों की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊं छू, यानी तुम्हारा तिमरो माया, तुम्हारी माया या प्यार मुझे हमेशा सताता है, सदैव रुलाता है। तो ये भी नेपाली था। चहु और बिखरी बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी, यानी वो गीत गाने लगा था कि तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊं छू, ये जो है गीत प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को यानी सुंदरता को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे, जैसा कि बर्फ में अक्सर होता है। बर्फीले क्षेत्र में ज्यादा ठंड होती है तो सुन हो जाते हैं, पर मन वृंदावन हो रहा था। मैं वृंदावन की तरह सुंदरता में खो गया था। वृंदावन वैसे तुलसियों का वन होता है, तो वृंद का अर्थ तुलसी होता है। तुलसियों के वन में जो है हो गया था, यानी मधुर में माधुर्य से युक्त हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और जांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यानी जहां पर लोग यात्रियों का आना जाना हो, ऐसी जगह नहीं थी कि वहां पर ये सब मिल जाए। इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। है जांगू पहले अक्षेत्र देखा था जहाँ पर एक भी दुकान नहीं थी, तो यहाँ पर भी कोई दुकान नहीं। धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को, यानी बाकी सब फटाफट फोटो खींच रहे थे, एक के बाद एक खींच रहे थे, तो लेकिन लेखिका सारी सुंदरता को, चारों ओर की सुंदरता को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, यानी याद कर सकूं। महानगर के डार्क रूम यानी अंधेरे रूम में जाकर बैठकर संपूर्णता के उन क्षणों में मैं यह हिमशकर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे, यानी परमात्मा, भगवान, प्रकृति से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच, यानी भाव विभोर कर देने वाली, भावों में खो देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। अर्थात इतनी सुंदरता के बीच ये हमारे मुनियों ने वेदों की रचना की है। जीवन सत्यों को खोजा होगा, जीवन की सच्चाइयों को। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत् का महामंत्र पाया होगा। ये पूरा मंत्र मैंने बोला है, इसमें केवल सर्वे भवन्तु सुखी नहीं लिया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, ये पूरा मंत्र है कि सभी सुखी हों, सभी संत हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भाईचारे की भावना से देखें, कहीं किसी को कोई दुख ना हो। तो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। हमारे ऋषि मुनियों की बातें पर की गई है। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक, अर्थात इससे ज्यादा और क्या पूर्णता होगी, वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि इसे देख ले तो अक्षरों के लिए, यानी कुछ पल के लिए ही सही, करुणा का अवतार यानी दया का अवतार महात्मा बुद्ध बन जाएगा, यदि कैसा भी अपराधी यहाँ पर आकर इन जगहों को देख लो तो। और तभी दिमाग में कौन था, यानी अचानक ध्यान आया कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति यानी व्यवहार भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, अंग्रेज एक लेखक हैं उनकी कविता। पर मणि उससे मैं किसी दूसरे ही सवाल से जूझ गई। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह, फिलोसफरों की तरह कहने लगी, ये हिंद शिखर जल स्तंभ है, यानी जल के आधार हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, बचाओ बचाओ होती है, तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट, यानी तरावट का मतलब तराती है, गीला करती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि किस विषय में सोच रही है? मणि जल के विषय में सोच रही है कि जल संचय के विषय में, कि किस प्रकार पर्वत पर बर्फ इकट्ठी होती है
और ये बर्फ जो है सर्दियों में नायाब ढंग से, अनोखे ढंग से ये प्रकृति जो है बर्फ के रूप में पानी को इकट्ठा कर लेती है। और जब गर्मियां आती हैं, चारों ओर पानी के लिए बचाव बचाव मचता है, त्राही त्राही मचती है, तो ये बर्फ की शिलाएं पिघलती हैं और जल धारा बनती हैं और सूखे गलों को जो है गीला करती हैं। तो कितने अनोखे जल संचय की प्रकृति की ये अनोखी व्यवस्था है, ये बात यहाँ पर की गई है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, यौनि भाव विभोर होकर माथा झुकाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, यानी नदियों का और बर्फ की चोटियों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक जीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया, जो उन्होंने पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ती हुई देखी थी, और जो एक टोकरी डोको बांधे हुई थी, जिसमें अपने बच्चों को साथ लेकर भी कुल्हाड़े से काम कर रही थी या कुदाल से। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा, यानी असंख्य परतों को दूर करता हुआ, कि तभी देखा कि इक्की दुक्की फौजी छावनियां नजर आई, फौजी टुकड़ियां। ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, यानी उस समय -15 डिग्री के आसपास तापमान था, या जी 2-3 तापमान आ जाता तो कितनी ठंड होती है हम समझ लेते हैं, और -15 डिग्री सेल्सियस तापमान कितनी ठंड होगी हमें एहसास नहीं है। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, एक जो है फौजी से पूछा था लेखिका ने। वह हंस दिया, एक उदास हंसी जिसमें एक उदासी भरी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बोटेला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी, जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी आपका आज जो है अच्छा अच्छे कल के लिए जो है हम इस प्रकार का, तो जैसा भी होगा इंग्लिश में है। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तो सब कुछ जम जाने पर भी वो वहां पर तैनात रहते हैं। और ये वी गिव आवर टुडे फॉर यू टुमारो का अभिप्राय यही है कि हम आज के कल के लिए जो है हम अपने कल के लिए आज में जो है काम कर रहे हैं, तो ये कुछ है आपके कल के लिए ही हम आज जो है कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, जो कि बनता है। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपने मियाद से पहले, यानी जन्म के जीवन पूरा होने से पहले ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यात्रा सचमुच एक खोज की यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चल पड़े थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था, यानी नेपाल से कुछ दिन ही हुए थे उसे आए। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडेडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज हो, सैया हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था, तो इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची, तो हम थोड़े निराश हुए, क्योंकि बर्फ से ढके कटाव के हिमशिखरों को देखने के बाद जो युमथांग लेखिका को पहले इतना आकर्षित लग रहा था, अब फीका लगा। और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। ये सच्चाई है, मंजिल तक का सफर जो है वो अत्यधिक रोमांचक होता है मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद तो उस सुख का अनुभव हो ही जाता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। क्योंकि सिक्किम जो है भारत में मिलकर खुश था चीन से, तो ये आगे बताया भी गया कि उसने जवाब दिया कि मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा, सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं।
जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था, यानी यात्रियों का धंधा जो है, ये हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया था भारतीयों की हवा में कि लगता ही नहीं था कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं, अर्थात इन पर चांदनी रात का ही असर होता है। क्या विस्मय और विश्वास से मैं उसे सुनती रही। आश्चर्य से और विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी लेखिका सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी की कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, समुद्र में भी पूर्णिमा की रात को ही ज्वार भाटा आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो वही प्रश्न जो लेखिका के मन में था, क्या पूर्णिमा की चांदनी का पर इनकी कामनाओं पर भी, इच्छाओं पर भी इसी प्रकार ज्वार भाटा आता है। तो कहा था जितेन ने कि ये पूर्णिमा की रात को ही जो है बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम तरह तरह की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, यानी पैरों के निशान है। कहते हैं गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। खेदुम उस क्षेत्र की बात है, यानी कोई प्लास्टिक की कोई चीजें, कोई भी कुछ भी डालेगा तो वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो यहाँ पर पूछ लिया लेखिका ने। तो उसने जीप निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने अमीन की पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि तब फिर वह चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला तो उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यह सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा। तो घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य, यानी कभी न समाप्त होने वाले की मन ही मन में कहती हूँ जीप आगे बढ़ने लगती है, अर्थात जो है वापस यात्रा से आ रहे। तो ये था हमारा चैप्टर, काफी बड़ा है तो कहानी के रूप में है। तो आप जो है इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। तो कभी श्वेत, कभी मेहनत कश बादशाहों का गंतव्य को क्यों शहर किया गया कहा गया, तो इनकी पीडीएफ जो है मैं बनाकर भेजूंगा आपके पास प्रश्नोत्तर की, तो आप इसको याद करेंगे।